दोस्तों, रोज़ाना की तरह ही आज मैं आपके लिए 3 हॉरर स्टोरी लाया हूँ। पहली स्टोरी संदीप जी की है। दूसरी स्टोरी रामचरण जी की है, जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी आप बीती बताई है। और आखिरी स्टोरी कृष्णा जी की है। तो सबसे पहले इन तीनों लोगों का अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली स्टोरी की तरफ, जो कि संदीप जी की है। संदीप जी रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। वह मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के रूप में पदस्थ हैं। संदीप जी बताते हैं कि जब उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में होती है, तब मैं 23 साल का था। अब मुझे रायपुर से जबलपुर आना था। जबलपुर आने के बाद मैं रूम के तलाश में भटकने लगता हूँ। शाम होते होते मैं रहने के लिए कमरा ढूंढ लेता हूँ और अपना पूरा सामान उसी कमरे में रख लेता हूँ। वैसे मैं इस शहर के लिए नया था और मुझे इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुबह ड्यूटी में निकल जाता और शाम होते होते रूम में वापस आ जाता। मेरे से खाना बनाना नहीं आता था, जिसकी वजह से मैं बाहर होटल में जाकर खाना खाता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। मैंने सोचा अब आज से मैं खुद खाना बनाऊंगा। मैं ड्यूटी के बाद अपने रूम आता हूँ और जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए आगे बढ़ता हूँ, तो तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, अरे ओ हैंडसम, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। फिर मैं उससे कहता हूँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसे ही मेरे रूम में कैसे आ गई? फिर वह लड़की कहती है, अरे रहने दो साहब, आपको मुझसे खाना नहीं बनवाना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं अब जा रही हूँ, तुम अपना खाना खुद बना लो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए यह लड़की मेरे रूम में कैसे आ गई, और पता पूछने पर बिना बताए ही चली गई। खैर, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी, जिसकी वजह से मैं खाना बनाकर खा लेता हूँ। रात काफ़ी हो गई थी और मैं उसके बारे में ही सोच रहा था, और सोचते सोचते मेरी कब आंखें लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह होती है, मैं अपने ड्यूटी में निकल जाता हूँ और ऑफिस में मेरा एक दोस्त बन जाता है, जिससे मैं कल की पूरी बातें बताता हूँ। फिर वह तो मेरे से ही मज़े लेने लगता है और कहता है, अरे भाई, तेरी तो मज़ा है, बस तूने एक गलती कर दी, उसे अपने बाहों में ले लेना चाहिए था। मैं तेरी जगह होता तो यही करता। मैंने उससे कहा, मैं तेरे जैसे नहीं हूँ, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ और उसे बाहों में ले लेता। खैर, ये सब बातें करते करते शाम हो गई थी और फिर मैं अपनी ड्यूटी करने के बाद रूम की ओर चल देता हूँ। रूम पहुँचने के बाद मैं हाथ मुँह धोता हूँ और कपड़े चेंज करने के बाद थोड़ी आराम करने लगता हूँ। मैं आराम करते करते सोच रहा था कि वह लड़की दिखने में कितनी अच्छी है, लेकिन वह रहती कहाँ है। मैंने फिर ऊपर के सभी कमरे देख लिए, वह कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। सभी कमरों में लॉक लगा हुआ था। अब डेली की रूटीन की तरह ही मैं खाना थोड़ा लेट खाता था। अब रात के 10 बज चुके थे। मैं अब अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके सो जाता हूँ। मैं अच्छी नींद में सोया हुआ था। तभी कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। वैसे जिस रूम में मैं रहता था उसी के पीछे एक तालाब था, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई और वह आवाज़ तालाब की ओर से आ रही थी। मैं उस तालाब में देखने लगा। तभी पीछे से कोई मेरे ऊपर हाथ रखता है। मैं पूरी तरह से डर गया। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। फिर पीछे से आवाज़ आती है, अरे ओ हैंडसम, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? यह आवाज़ बिल्कुल उसी लड़की जैसी थी। फिर मैं पीछे मुड़कर उससे बोला,
ये सवाल तो मुझे करना चाहिए कि तुम इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो। उसने कहा, मैं तो टहल रही थी, तुम्हें देखी तो आवाज़ लगाई। फिर मैं उससे कहता हूँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम रहती कहाँ हो। फिर उसने कहा, जी मैं बगल वाले कमरे में रहती हूँ। इतना कहकर वो बगल वाले कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। मैं भी उसका पीछा करने लगता हूँ और उसका दरवाज़ा खटखटाता हूँ। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे आप यकीन नहीं कर पाएंगे। दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा कि उस लड़की की लाश पंखे पर लटकी हुई है और उसके सिर से खून टपक रहा है। और जैसे ही मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ तो पीछे से कोई मेरा मुंह दबा देता है। थोड़ी देर बाद वह मेरे सामने आ जाती है। तब मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की, जो कि अभी तक दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तभी मेरी नज़र पंखे पर पड़ती है तो अब उस पंखे में वह नहीं थी। मैं ये सब देखते ही डर के मारे बेहोश हो जाता हूँ और फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। जब मेरे को होश आता है तब मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहता हूँ। फिर बाद में मैं पूरी बात अपने मकान मालिक से बताता हूँ। तब घर का मकान मालिक कहता है, बेटा अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दरअसल उस रूम में कुछ दिन पहले ही एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा पूरे घर में भागती रहती है। कई बार तो हम लोगों को ही परेशान कर चुकी है। फिर हमने पंडित जी से भभूति बनवाकर बांध लिया, तब से हमें परेशान नहीं करती। लेकिन इस घटना के बारे में मैं किसी भी रूम लेने वाले से नहीं बताता, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं यदि बता दूंगा तो कोई भी मेरा कमरा नहीं लेगा। फिर मैं कहता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आपने गलती ये की है कि आपको उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया, और इसी का नतीजा है कि मैं यहाँ पड़ा हूँ। संदीप जी बताते हैं कि इस घटना को वे कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ऐसी घटना उनके साथ पहली बार हुई थी। खैर दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, जो कि रामचरण जी की है। एक बार की बात है जब रामचरण जी रोजाना की तरह ही जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे। वह उस जंगल में मुंशी थे। दरअसल रात के अंधेरे में पेड़ की कटाई हुआ करती थी, जिसको रोकने के लिए मैं और मेरा दोस्त पेट्रोलिंग किया करते थे। वह जंगल काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से हमको पेट्रोलिंग करने में भी दिक्कत होती थी। हम लोग रात के 8 बजे अपने ऑफिस से जंगल की ओर निकल जाते हैं। मेरे और मेरे दोस्त लखन के बीच में बहुत जमती थी, क्योंकि हम लोग 10 सालों से एक साथ काम कर रहे थे। आज हम लोग जंगल के दूसरे छोर में जा रहे थे। आज से पहले मैं कभी भी वहाँ पेट्रोलिंग नहीं किया था। अब हम लोग रात के अंधेरे में मार्शल गाड़ी लेकर चल देते हैं। मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था और मैं बगल की सीट में बैठा हुआ था। गर्मियों का मौसम था और आंधी तूफान भी चल रही थी। तभी उस रास्ते में एक छोटी सी गोमती बनी हुई दिखाई दी। मैंने सोचा इसी गोमती में पानी पीते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग पानी पीने लगते हैं। तभी वह आदमी कहता है, नए हो क्या साहब? पहली बार इस रास्ते में देखा हूँ। फिर मैं कहता हूँ, हाँ इस रास्ते में मैं पहली बार आया हूँ। फिर वह आदमी कहता है, साहब जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह रास्ता कुछ खास सही नहीं है। आए दिन घटना होते ही रहते हैं। मैं उसकी बातों को हंसकर टाल देता हूँ और कहता हूँ, देखो भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि इस रास्ते के लिए हम लोग नए हैं। फिर वह आदमी कहता है, ठीक है साहब जी, जैसी आपकी इच्छा। फिर हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके पेट्रोलिंग में चल देते हैं। वैसे मुझे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी बातें मुझे बार बार याद आ रही थी। खैर अब रात के 11 बज चुके थे
और हम लोग इस रास्ते में काफ़ी अंदर आ गए थे। तभी मुझे और मेरे दोस्त को रोड के किनारे एक महिला खड़ी हुई नज़र आई। मेरा दोस्त जल्दी से गाड़ी खड़ी कर देता है। गाड़ी के सामने वाली लाइट जल रही थी, जिससे वह महिला स्पष्ट रूप से दिख रही थी। मेरा दोस्त एक पल के लिए डर जाता है। तभी वह महिला गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसने एक हाथ में छोटी बच्ची को पकड़ा हुआ था और एक हाथ में बैग ली हुई थी। वह मेरे पास आकर बोलती है, साहब जी, मेरी बस छूट गई है, मुझे सीतापुर जाना है, कृपया करके मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। मैं अकेली औरत पैदल वहाँ तक कैसे जाऊँगी। मैंने उसके ऊपर तरस खाकर अपने मार्शल के बीच वाले सीट में बैठा लेता हूँ। अब हम लोग धीरे धीरे चलने लगते हैं। मैं सामने वाली शीशे से उसको बार बार देख रहा था। उसने घूंघट किया हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद वह बोलती है, बस साहब जी, मेरा गांव आ गया, मुझे यहीं छोड़ दीजिए। मैंने आश्चर्य होकर बोला, अरे तो यहाँ तो कोई घर नहीं है और तुम बोल रही हो मुझे यहीं छोड़ दीजिए। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे यहीं उतरना है, मेरा घर जंगल के अंदर है। फिर उसके कहने पर मैं उसे वहीं पर छोड़ देता हूँ और वहाँ से आगे की ओर चल देते हैं। कुछ दूर आगे गया ही था कि तभी एक मोड़ पर वही औरत रोकने के लिए हाथ देने लगती है। हम लोग समझ गए थे कि आज हम लोग बुरी आत्मा के चक्कर में फंस चुके हैं। हम लोग वापस गाड़ी मोड़कर भागने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद मेरी नज़र शीशे में पड़ती है तो मैंने देखा कि वह औरत घूंघट किए हुए बीच वाली सीट पर बैठी है। मेरी तो डर के मारे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वह औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी मेरा दोस्त बेहोश हो जाता है और मेरी मार्शल पेड़ से टकरा जाती है। अब केवल मैं अकेला बचा था और हाँफते हुए भाग रहा था कि कोई मदद के लिए मिल जाए। मैं भागते भागते थक गया और रोड के किनारे बैठ गया। तभी मैं क्या देखता हूँ कि जो गोमती हमें आते वक्त मोड़ पर मिली थी, वह गोमती यहाँ पर भी थी। और फिर उस दुकान से आवाज़ आती है, अरे भाई, मैंने तुमसे कहा था कि यह रास्ता कुछ सही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यह आवाज़ बिल्कुल उसी गोमती वाले जैसी थी। तभी पीछे से वह औरत ने मेरे ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, मेरा घूंघट ऊपर कर। मैंने जब उसका घूंघट ऊपर किया तो मैंने देखा कि उसके चेहरे से गंध आ रही थी और चेहरा में पोस्टमार्टम जैसे टाँके लगे हुए थे। फिर उसने अपने बड़े बड़े दांतों को निकाला और मेरी ओर बढ़ने लगी और जैसे ही मुझे काटने के लिए दौड़ी तो मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। जब मैं होश में आया तो देखा कि मैं और मेरा दोस्त हॉस्पिटल में पड़े हैं। फिर मैंने पूरी बात अपने अधिकारियों से बताया। जांच पड़ताल में पता चला कि कई साल पहले एक युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगल के उस पार जा रहे थे। तभी किसी जानवर ने उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। तो तब से लेकर आज तक उनकी आत्माएं रात में ऐसी ही भटकती रहती हैं और वहाँ से निकलने वाले लोगों को पहले तो आगाह करती है और ना मानने पर ऐसे लोगों को परेशान करती है और कई लोगों को तो मौत के घाट भी उतार चुकी है। मैं और मेरा दोस्त बच गया। हम दोनों की किस्मत अच्छी थी। शायद हम लोग अच्छे कर्म किए थे इसलिए बच गए, नहीं तो क्या होता ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी रामचरण जी की, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ, जिसे कृष्णा जी ने भेजा है। कृष्णा जी बिहार के रहने वाले हैं और वे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चपरासी हैं। कृष्णा जी कहते हैं कि मैं लगभग 15 सालों से हॉस्पिटल में चपरासी का काम कर रहा हूँ। जब मैं नया नया था तब मैं केवल हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करता था। कुछ दिनों बाद मृत लाशों का पोस्टमार्टम भी करने लगता हूँ।
वैसे मुझे बचपन से ही चीर फाड़ करना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से मैं पोस्टमार्टम भी शिद्दत से किया करता था। जब भी कोई नई लाश आती तो मैं कहीं भी रहता, मुझे कॉल करके बुलाया जाता। खैर, मैंने अपने 15 साल की नौकरी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैं अपने काम को पहली प्रायोरिटी देता था। कई बार तो मुझे अकेले ही चीर फाड़ करना पड़ता, लेकिन मेरे अंदर डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। मेरी पत्नी भूत प्रेत में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करती थी, जिसकी वजह से अक्सर वो मुझसे पूछती रहती, ना जी आपको चीर फाड़ करने में डर नहीं लगता? मैं फिर उसको जवाब देता, अरे पगली, मेरा तो काम ही है चीर फाड़ करना, और तुझे तो पता ही है कि मुझे इन चीज़ों में डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तेरे जैसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। मुझे अब 15 सालों का एक्सपीरियंस हो गया था, और इस दौरान मैंने हर प्रकार की लाशों का पोस्टमार्टम भी कर चुका था। लेकिन आज की रात जो मेरे साथ होने वाला था, इस घटना को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। शाम का समय था और मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं रोज़ाना की तरह ही खाना पीना खाकर घर से चलता हूँ और हॉस्पिटल पहुँचकर साफ़ सफाई करने लगता हूँ। फिर मेरा जूनियर मुझसे कहता है, कृष्णा जी, आपको पता नहीं है, आज एक नौजवान लड़का बाइक एक्सीडेंट में मर गया है, जिसका पोस्टमार्टम आपको ही करना है। फिर मैं कहता हूँ, तो इसमें नई बात क्या है, रोज़ ही तो करता हूँ। फिर उसने कहा, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन आज तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सभी लोग छुट्टी में हैं। फिर मैंने कहा, ठीक है, मैंने अकेले भी कई बार चीड़ फाड़ किया है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि पोस्टमार्टम तो दिन में होता है, लेकिन मुझे रात में करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। खैर, इस चीज़ पर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि जो आदेश हमें दिया गया था उसका पालन तो करना ही था। फिर मैं लाश को लेने हॉस्पिटल की ओर चल देता हूँ। जब मैं लाश के पास पहुँचता हूँ तो उसके घर वाले ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, लेकिन ये सब देखना मेरी ज़िंदगी के लिए आम बात सी हो गई थी। फिर लाश को तख्ती में लेटाया जाता है। तभी उस लड़के की मम्मी रोते हुए कहती है, मैं पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगी, मैं अपने बेटे के ऊपर छेड़फाड़ नहीं करने दूंगी। और इतना कहते कहते वह बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। खैर, मैं अपने आप को कंट्रोल किया और उसे चेर घर की ओर ले जाने लगा। सभी लोग फूट फूट कर रो रहे थे। ये सब होते होते रात के 10 बज चुके थे। अब मुझे इसका पोस्टमार्टम करना था। सबसे पहले मैं उसे मरचुरी में लिटाता हूँ। तभी मेरे जूनियर का फ़ोन आता है और वह कहता है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। वैसे आपने ही तो कहा था मैं अकेले भी चीड़-फाड़ कर लेता हूँ। फिर मैं उसे कहता हूँ, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अकेले ही कर लूँगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पोस्टमार्टम डॉक्टर नहीं करते हैं, वे केवल जांच करने के लिए आते हैं। खैर, फिर मैं अकेले ही लग जाता हूँ। मैं चीड़-फाड़ करने से पहले नशे के रूप में रोज़ाना की तरह ही दारू पी लेता हूँ। मैं पूरे चीर घर में अकेला था और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आज मैं पहली बार रात को पोस्टमार्टम करने जा रहा था। खैर, अब मैं औजार उठाता हूँ और उसके पेट को फाड़ने लगता हूँ। उसके शरीर से खून निकलने लगता है। एक्सीडेंट में उसका सिर पूरी तरह से फट गया था और उसकी दोनों आंखें बंद थी। फिर मैं उसके सिर को फाड़ने के लिए जैसे ही नोकीले औजार को उठाता हूँ, तभी चीरघर की लाइट चली जाती है। मैं जल्दी से बाहर भागकर देखता हूँ तो सभी जगह लाइट जल रही थी, और जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता हूँ कि लाइट वापस आ गई है। मैं एक पल के लिए डर गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। खैर, फिर मैं अंदर गया और नोकीला औजार उठाया। मैं औजार चलाने ही वाला था, तभी मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है। उसकी आंखें खुली हुई थी। मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। फिर मैं उसके सिर को फाड़ने लगता हूँ। तभी बगल के कमरे से
रोने की आवाज़ आती है। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं अब समझ गया था कि मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है और मैं जैसे ही भागने की कोशिश करता हूँ, तभी उसके हाथों ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। मैं पीछे मुड़कर देखा तो उसकी लाश कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैं ना तो भाग पा रहा था और ना ही मेरे मुंह से कुछ आवाज़ निकल रही थी। और फिर चीरघर के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस लड़की की लाश, जो कि मर चुकी थी, वह एकाएक मेरे सामने खड़ी हो जाती है। और फिर इसके बाद वह जैसे ही मुझे मारने के लिए अपने हाथ आगे करता है तो मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। इसके बाद क्या होता है मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। जब मैं होश में आता हूँ तब रात के 2 बज चुके थे और उस लड़की की लाश मरचुरी में पड़ी हुई थी। फिर मैंने भगवान का नाम लेकर वहाँ से भागने लगा। मैं हाँफते हाँफते अपने ऑफिस तक पहुँचा, जहाँ मेरा जूनियर सो रहा था। मैं उसे जगाता हूँ और फिर हाँफते हुए उससे पूरी बातें बताता हूँ। मैं कभी भी इस मामले में झूठ नहीं बोलता था, इसलिए मेरा जूनियर मेरी बात मान लेता है। फिर हम सभी मिलकर इस घटना के बारे में डॉक्टर से बताते हैं। फिर डॉक्टर कहता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम शायद झूठ बोल रहे हो। तभी मेरा जूनियर कहता है, कृष्णा जी, आपने एक गलती की है, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। फिर मैंने पूछा, मेरे से क्या गलती हो गई? फिर वह कहता है, कभी भी रात में पोस्टमार्टम नहीं होता, आपने सबसे बड़ी गलती यही की है। मुझे इस चीज़ का आभास पहले भी हुआ था, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और तुम्हारे साथ ऐसी घटना हो गई। खैर, फिर मैं डॉक्टर से कहता हूँ, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब इस लाश का क्या किया जाए? फिर डॉक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा हम लोग सुबह तक देख लेंगे। तो दोस्तों, ये घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि इंसान तब तक किसी चीज़ को नहीं मानता जब तक वह स्वयं उस चीज़ में फंस ना जाए। आज भी मैं जब भी उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 हॉरर स्टोरी सुनाया हूँ। यदि आपके साथ भी कोई घटना घटित हुई हो जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा सुनाई गई हॉरर स्टोरी पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।